गुड मॉर्निंग क्लास। तो हमने शुरू कर दिया था अपना हाउस प्रॉपर्टी हेड। हाउस प्रॉपर्टी हेड में सबसे पहले हमने चार्जिंग सेक्शन पढ़ा। चार्जिंग सेक्शन में क्या पढ़ा? देयर मस्ट बी हाउस प्रॉपर्टी। और हाउस प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या होता है? आइदर बिल्डिंग और बिल्डिंग प्लस लैंड अपोर्टिनेंट देयर टू। तो एसएससी के पास हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन थी एसएससी उस प्रॉपर्टी का ऑनर होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन एसएससी उस प्रॉपर्टी पर अपना ओन बिजनेस और प्रोफेशन रन नहीं कर रहा हो, कैरी ऑन नहीं कर रहा हो। इसका मतलब एसएससी ऑनर का खुद का उस पे बिजनेस रन नहीं होना चाहिए, बट क्या टीनेंट का बिजनेस हो तो चलेगा? यस, टीनेंट उस पे अपनी शॉप रन कर रहा है, अपना बिजनेस रन कर रहा है, चलेगा, हाउस प्रॉपर्टी हेड एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन अगर अपने ओन बिजनेस और प्रोफेशन के लिए ऐसी प्रॉपर्टी यूज कर रहा है तो ऐसी प्रॉपर्टी पर हाउस प्रॉपर्टी हेड एप्लीकेबल नहीं होगा। ये हमने चार्जिंग सेक्शन की बात की थी। चार्जिंग सेक्शन के बाद हमने कहा टैक्सेबल अमाउंट डिटरमाइन कैसे करेंगे किसी भी प्रॉपर्टी का। उसके लिए हमने सेक्शन 23 पढ़ा था। सेक्शन 23 में हमने सबसे पहले सेक्शन 23 का सब सेक्शन फर्स्ट पढ़ा, लेट आउट प्रॉपर्टी के बारे में। लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए हमने क्या समझा? हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए। उस प्रॉपर्टी का फेयर रेंट। फेयर रेंट का मतलब रेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी इन द नेबरहुड, और रेंट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द प्रॉपर्टी, उसको हम बोलते हैं फेयर रेंट। म्यूनिसिपल वैल्यू, वैल्यू डिटरमाइंड बाय म्यूनिसिपल अथॉरिटी। और थर्ड स्टैंडर्ड रेंट, मतलब मैक्सिमम रेंट एज पर रेंट कंट्रोल एक्ट। ये तीन इंफॉर्मेशन के इंटरप्ले से हम डिटरमाइन करेंगे एक्सपेक्टेड रेंट। कैसे? फेयर रेंट और म्यूनिसिपल वैल्यू विच एवर इज हायर, उसको बोलेंगे जेड वैल्यू। जेड वैल्यू को कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से। स्टैंडर्ड रेंट और जेड वैल्यू को कंपेयर करके क्या लेंगे? विच एवर इज लेस। विच एवर इज लेस लेने का लॉजिक क्या है? क्योंकि स्टैंडर्ड रेंट मैक्सिमम रेंट है, इस वजह से विच एवर इज लेस लेंगे। और विच एवर इज लेस जो भी होगा वो कहलाएगा हमारा एक्सपेक्टेड रेंट। विच एवर इज लेस जो होगा वो हमारा होगा एक्सपेक्टेड रेंट, और उसको हम कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट से। एक्चुअल रेंट मैंने बोला रिसीव्ड और रिसीवेबल लेना है, दोनों लेना है। एक्चुअली रिसीव्ड उस पीरियड का जो लेट आउट पीरियड है, एक्चुअली लेट आउट पीरियड का लेना है एक्चुअल रेंट, ठीक है। और एक्सपेक्टेड रेंट इन जनरल 12 महीने का लेना है। मैं जानबूझ के बोल रहा हूं इन जनरल, रीजन बाद में मैं अपनी ही कही हुई बात से पलट जाऊंगा। इन जनरल एक्सपेक्टेड रेंट 12 महीने का होता है, बट कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशन में वो कम टाइम पीरियड का भी हो सकता है। वो एक्सेप्शनल सिचुएशंस हम बाद में देखेंगे। हाल फिलहाल तो आप ये समझो एक्सपेक्टेड रेंट इन जनरल 12 महीने का होता है। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल लेना है। अब कोई ये बोले रिसीवेबल से, एक बात सामने आती है कि हमें रेंट रिसीवेबल तो था बट रिसीव नहीं हुआ, टेनेंट ने रेंट पे नहीं किया किसी रीजन की वजह से, या हम क्लियर कट बोले बेड डेप्स हो गई, टेनेंट ने रेंट पे किया ही नहीं, बेड डेप्स हो गई। तो उस बेड डेप्स को आगे चलकर हम समझेंगे, वो कहलाता है अनरियलाइज्ड रेंट। उसका क्या ट्रीटमेंट होगा अभी पेंडिंग रखते हैं। मतलब ये एक तरीके से बेड डेप्स है, इसका क्या ट्रीटमेंट होगा आगे चल के समझेंगे। फिर हमने कहा कि ये टेबल यूज होगी जब हम एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट का कंपैरिजन करेंगे। तो ये टेबल समझी थी हमने, ये टेबल समझी थी कि डीएलओपी प्रॉपर्टी अगर होगी तो एक्चुअल रेंट ऑलवेज मिसिंग होगा। तो एक्चुअल रेंट नहीं है और हमारे पास सिर्फ एक्सपेक्टेड रेंट है, तो एक्सपेक्टेड रेंट ग्रॉस एनुअल वैल्यू बन जाएगा। सेकंड सिचुएशन, एक्चुअल रेंट ज्यादा है मतलब एक्चुअल रेंट है और एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा है, इन स्पाइट ऑफ वैकेंसी, वैकेंसी होने के बावजूद भी ज्यादा है,
तो वैकेंसी को हम इग्नोर कर देंगे, और एक्चुअल रेंट ज़्यादा है अगर, तो सेकंड वाली सिचुएशन ही रॉ काम आएगी और हम एक्चुअल रेंट ले लेंगे, मतलब ज़्यादा वाला अमाउंट ग्रॉस एनुअल वैल्यू मान लेंगे। फिर थर्ड, अगर एक्चुअल रेंट कम हुआ वैकेंसी की वजह से कम हुआ, तो वैकेंसी को हमने बोला जेन्युइन रीजन मानती है गवर्नमेंट, और उसकी वजह से एक्चुअल रेंट अगर कम होता है तो एक्चुअल रेंट बन जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। बट रॉ नंबर 4 में हमने क्या देखा, एक्चुअल रेंट अगर सेल्फ ऑक्यूपेशन की वजह से कम है, प्रॉपर्टी वैकेंट नहीं रही, एसएससी उसमें खुद रह गया, सेल्फ ऑक्यूपाई कर ली, या अदर रीजन की वजह से एक्चुअल रेंट कम है, तो फिर एक्चुअल रेंट नहीं लेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू के रूप में, हम किसको लेंगे, एक्सपेक्टेड रेंट को। ये सब बेसिक बातें हमने समझ ली थी। फिर ग्रॉस एनुअल वैल्यू आने के बाद क्या करेंगे, म्यूनिसिपल टैक्स लेस कर देंगे, तो नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगी। अभी तक की कहानी है कि हम नेट एनुअल वैल्यू तक पहुंचे हैं। नेट एनुअल वैल्यू आ जाने के बाद के स्टेप्स क्या होंगे समझते हैं। नेट एनुअल वैल्यू आने के बाद सेक्शन 24 एप्लीकेबल हो जाएगा। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, पहले चार्जिंग सेक्शन 22 समझा था, फिर सेक्शन 23 समझा, अब सेक्शन 24। सेक्शन 24 बोलता है नेट एनुअल वैल्यू आने के बाद आप स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस कर दीजिए। स्टैंडर्ड डिडक्शन सेक्शन 24 क्लॉज ए में लेस होगा। सेक्शन 24 के दो क्लॉज हैं, क्लॉज ए और क्लॉज बी। तो क्लॉज ए बोलता है आपकी जो नेट एनुअल वैल्यू आई है उसका 30% हम आपको ऐसे ही लेस करना अलाउ कर देंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन के रूप में। तो एनएवी आने के बाद आप स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस कर दीजिए, मतलब फ्लैट एनएवी का फ्लैट 30%। तो गवर्नमेंट 30% ऐसे ही लेस दे रही है, जैसे कि डिस्काउंट, मतलब इनकम आप कम कर दीजिए 30% से, मतलब पीछे फिर 70% इनकम बचेगी। तो गवर्नमेंट आपको ये 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन क्यों दे रही है नेट एनुअल वैल्यू का? गवर्नमेंट का कहना है प्रॉपर्टी के लिए आप कुछ रिपेयर करते होगे, कभी पेंट करवाते होगे, ठीक है, प्रॉपर्टी का कलर पेंट वगैरह करवाते होगे, या रेंट कलेक्ट करवाने के लिए आपने कोई एजेंट अपॉइंट किया या बैंक को ऑथराइजेशन दे दिया कि रेंट कलेक्ट आप कर लेना। तो आपके कुछ अदर एक्सपेंसेस हो जाते होंगे, और वो अदर एक्सपेंसेस कितने होते हैं ये हमें नहीं पता। तो हम आपको फ्लैट 30% ऑफ एनएवी स्टैंडर्ड डिडक्शन के रूप में लेस करना अलाउ कर देते हैं। रिमेनिंग 70% इनकम हम टैक्सेबल मानेंगे, उस पर टैक्स लगेगा। अगर गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ नहीं करती, फिर लोग अनाप शनाप आर्ग्यूमेंट करते कि मेरा तो ये भी खर्चा हो गया, ये लेस करना मुझे अलाउ कर दो, मेरा तो ये भी खर्चा हो गया, ये लेस करना अलाउ कर दो, ठीक है। तो गवर्नमेंट इस पछड़े में फंसने के बजाय गवर्नमेंट का कहना है कि हम स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ कर देते हैं फ्लैट 30%, ताकि लोग आर्ग्यूमेंट ना करें, अननेसेसरी फर्जी क्लेम करेंगे, मेरा ये खर्चा हो गया, मेरा ये खर्चा हो गया। जब ये 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं हुआ करता था तब लोग अननेसेसरी रिपेयर का क्लेम करते थे कि मैंने रिपेयर करवाई, और फर्जी बिल ले लेते थे, कॉन्ट्रैक्टर से मिलके फर्जी बिल ले लेते थे रिपेयर करवाने के और फर्जी क्लेम करते थे। तो गवर्नमेंट ने बोला नहीं, रिपेयर का डिडक्शन हम अलग से कुछ नहीं देंगे, हम तो सीधे ही आपको 30% डिडक्शन अलाउ कर देंगे। तो तब से 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन की शुरुआत हुई। बट कल हमने बात की थी कि हमारी एनएवी तो नेगेटिव हो सकती है कि नहीं, हमारी एनएवी नेगेटिव हो सकती है कभी, कब नेगेटिव हो सकती है?
जब म्यूनिसिपल टैक्स ग्रॉस एनुअल वैल्यू से ज्यादा हो। हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से म्यूनिसिपल टैक्स लेस करते हैं, तब जाके एनएवी आती है। तो म्यूनिसिपल टैक्स बहुत ज्यादा था और ग्रॉस एनुअल वैल्यू से कम थी, जिसकी वजह से लेस करने की वजह से एनएवी नेगेटिव आ सकती है। तो एनएवी अगर नेगेटिव आ जाए तो फिर कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा, देन नो स्टैंडर्ड डिडक्शन, क्योंकि ये 30% ऑफ एनएवी अलाउ होता है। और अगर एनएवी ही नेगेटिव है तो डिडक्शन क्या है? एसएससी के लिए बेनिफिट है, खर्चे का डिडक्शन दे रहे हैं ताकि इनकम एसएससी डाउन कर सके। एसएससी को मौका दिया जा रहा है कि डिडक्शन क्लेम करके आप अपनी इनकम डाउन कर लो, कम इनकम पर टैक्स देना। तो डिडक्शन क्लेम करना एसएससी के लिए बेनिफिट होता है। एनएवी अगर नेगेटिव हुई तो क्या नेगेटिव अमाउंट का हम 30% क्लेम करेंगे? तो अगर एनएवी नेगेटिव हुई तो स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ नहीं होगा। ठीक है, तो कल ये जो बात हमने की थी, एक बात और कंप्लीट कर लेते हैं ताकि हमारा सेक्शन 23 के सारे सबसेक्शंस कंप्लीट हो जाएं। तो सेक्शन 23 के अंदर एक सबसेक्शन 5 और है। सेक्शन 23 के अंदर ये जो सबसेक्शन 5 है, ये प्रॉपर्टी डीलर को बेनिफिट देने के लिए बनाया गया है। तो पढ़ते हैं। जिन लोगों के लिए हाउस प्रॉपर्टी स्टॉक इन ट्रेड है, किन लोगों के लिए होता है प्रॉपर्टी स्टॉक इन ट्रेड? प्रॉपर्टी डीलर के लिए। तो प्रॉपर्टी डीलर के को बेनिफिट देने के लिए ये सेक्शन बनाई गई है। पढ़ते हैं ये सेक्शन कब एप्लीकेबल होगी? जब कुछ कंडीशन सेटिस्फाई हो। प्रॉपर्टी बिल्डिंग है चाहे लैंड अपुट इन देयर टू है, प्रॉपर्टी है, वो हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड है बाय द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। मेन बात यही है, प्रॉपर्टी एसएससी के लिए स्टॉक है। सेकंड, द प्रॉपर्टी इज नॉट लेट आउट ड्यूरिंग द होल और पार्ट ऑफ द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। प्रॉपर्टी लेट आउट नहीं की गई है। प्रॉपर्टी एसएससी के लिए स्टॉक है और एसएससी ने ये प्रॉपर्टी लेट आउट नहीं की है, ये प्रॉपर्टी एक्चुअली लेट आउट नहीं है। ठीक है, तो कोई प्रॉपर्टी डीलर है, उसने प्रॉपर्टी लेट आउट नहीं की, वो एक अलग मकान में रहता है और उसने प्रॉपर्टी डीलिंग के लिए अपने बिजनेस के लिए प्रॉपर्टी खरीदी है। ये प्रॉपर्टी उसका स्टॉक है, ये प्रॉपर्टी उसका स्टॉक है, बेचने के लिए खरीदी है। ठीक है, अब अगर गवर्नमेंट इस प्रॉपर्टी को बोल दे ये तो आपकी डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी है, हमने क्या पढ़ा था? 2 से ज्यादा एसओपी एनओपी अगर हैं तो डीएलओपी मान ली जाएगी, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी। तो उसका क्या कर लेंगे फिर? एक्सपेक्टेड रेंट ग्रॉस एनुअल वैल्यू मान लेंगे और टैक्सेबल हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी डीलर के लिए तो दिक्कत हो जाएगी कि ये प्रॉपर्टी उसका स्टॉक है और अगर इस स्टॉक होने वाली प्रॉपर्टी को डीएलओपी मानकर उसका एक्सपेक्टेड रेंट अगर टैक्सेबल कर दिया गया तो प्रॉपर्टी डीलर की इनकम बहुत ज्यादा हो जाएगी। रीजन, उसके पास एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी थोड़ी ना होगी। स्टॉक है तो उसके पास 100 प्रॉपर्टीज हैं स्टॉक के तौर पर, जिनको वो स्टॉक के तौर पर होल्ड कर रहा है। अगर उन सबको हमने डीम टू बी लेट आउट मान लिया तो उसे दिक्कत हो जाएगी। तो प्रॉपर्टी डीलर को बेनिफिट देने के लिए ये सेक्शन बनाई गई। अगर ये कंडीशंस सेटिस्फाई होती हैं तो एनुअल वैल्यू शैल बी टेकन टू बी निल। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो एसएससी के लिए स्टॉक है, इसकी एनुअल वैल्यू निल मानी जाएगी, मतलब टैक्सेबल नहीं होगा। कंक्लूजन क्या निकला? ऐसी प्रॉपर्टी जो एसएससी के लिए स्टॉक है उसकी एनुअल वैल्यू निल मान लेंगे। ठीक है, कब तक निल मानेंगे? क्या ताउम्र? कोई प्रॉपर्टी डीलर है 10 साल तक उसके पास प्रॉपर्टी पड़ी है और वो बोल रहा है मेरा तो ये स्टॉक है और स्टॉक है इस वजह से इसकी एनुअल वैल्यू निल मान लो। तो गवर्नमेंट का कहना है ये बेनिफिट हम उसको पूरे लाइफ टाइम के लिए थोड़ा ना देंगे, हम एक पीरियड फिक्स कर लेते हैं। तो गवर्नमेंट ने पीरियड फिक्स किया, दिस बेनिफिट शैल बी अवेलेबल ओनली फॉर द पीरियड अप टू
2 years from end of the financial year in which completion certificate of the construction or property is obtained from competent authority. अब इस लैंग्वेज को समझने के लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिकल लाइफ के हिसाब से सोचना पड़ेगा। जब भी आप प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, आपको कंपेटेंट अथॉरिटी को बताना पड़ता है, अपने सिटी में जो भी कंपेटेंट अथॉरिटी हो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे जोधपुर में कंस्ट्रक्शन करवाना है किसी प्रॉपर्टी का, तो मुझे जेडीए से परमिशन लेनी पड़ेगी। जेडीए को नक्शा सबमिट करना पड़ेगा, मैप सबमिट करना पड़ेगा कि मैं प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन इस मैप के अकॉर्डिंग, इस डिजाइन के अकॉर्डिंग करवाऊंगा, और जेडीए वो नक्शा पास करेगी, तभी आप प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करवा सकते हैं। ठीक है, तो कंपेटेंट अथॉरिटी यहां पर कौन? जेडीए, जोधपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो उससे आप कंप्लीशन सर्टिफिकेट ऑब्टेन करें कि हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है। तो जब आप कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं तब आपको इंटीमेट करना पड़ता है, नक्शा पास करवाना पड़ता है, और जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाता है तब आपको उसको इंटीमेट करना पड़ता है कि हमें आप कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू करें। तो उनकी तरफ से एक इंस्पेक्टर आता है, चेक करता है कि यस कंप्लीट हो गया है कंस्ट्रक्शन, और फिर ऑफिसर कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू कर देता है। ठीक है, तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट जिस साल में मिला, उस फाइनेंशियल ईयर के एंड से भी 2 साल तक आप ये बेनिफिट ले सकते हैं। तो प्रॉपर्टी डीलर है, उसने एक प्रॉपर्टी ली, प्लॉट लिया, उस पर उसने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया, बिल्डिंग बनवाना शुरू कर दिया। कंस्ट्रक्शन जब कंप्लीशन होगा, कंप्लीट होगा, वो कंपेटेंट अथॉरिटी के पास जाएगा, मुझे सर्टिफिकेट इशू करो। प्रॉपर्टी बनकर तैयार है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट जिस फाइनेंशियल ईयर में हुआ, उस फाइनेंशियल ईयर के भी एंड से 2 साल तक मैक्सिमम उसको बेनिफिट मिलेगा कि वो इस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू निल ले सकता है। 2 साल तक का बेनिफिट क्यों दे रहे? प्रॉपर्टी डीलर हमेशा ये आर्ग्यूमेंट करते हैं कि हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, कंप्लीट कराने के बाद बेचने में टाइम लगता है, बेचने में टाइम लगता है कि कौन सा तैयार हो जाने के बाद हाथों हाथ प्रॉपर्टी बिक जाती है, तो हमें टाइम लगता है। तो गवर्नमेंट ने बोला 2 साल रीजनेबल टाइम है, 2 साल तक तो हम आपको ये स्टॉक मानते हुए इसकी एनुअल वैल्यू निल मान लेंगे, आपको सेक्शन 23 सबसेक्शन 5 का एडवांटेज मिल जाएगा। लेकिन ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी की 2 साल भी बाद भी आप नहीं बेचो, कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन के बाद बिक नहीं रही है। अब अगर बिक नहीं रही है तो यस, तीसरे साल से इसकी एनुअल वैल्यू निल नहीं होगी। यह बेनिफिट आपको सिर्फ 2 साल के लिए है। ठीक है, और 2 साल की काउंटिंग शुरू कहां से होगी? जब भी कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन सर्टिफिकेट इश्यू हुआ। फॉर एग्जाम्पल, कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन सर्टिफिकेट इश्यू हुआ 18 अगस्त 2023 को। कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन सर्टिफिकेट को मैं आगे भी ऐसी सेक्शन आएंगी तो मैं बार बार सीसी लिखूंगा। ठीक है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट इस डेट को इश्यू हो गया। अब ये ईयर एंड कब होगा? ईयर एंड से 2 साल तक बेनिफिट मिलेगा ना, तो पहले तो ये ईयर एंड करवाओ, चॉइस। इससे लेकर आपको 2 साल तक एडवांटेज मिलेगा। इसका मतलब आप 31/3/2026 तक इस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू निल ले सकते हैं। इसके बाद आपको निल वैल्यू ले पाने का एडवांटेज नहीं मिलेगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टी डीलर्स को बेनिफिट देने के पर्पस से, रीजन, जैसे ही डीएलओपी का कंसेप्ट आया तो प्रॉपर्टी डीलर्स को दिक्कत हो गई कि हमारे पास जो स्टॉक वाली प्रॉपर्टी पड़ी है, गवर्नमेंट तो उसको डीएलओपी मानकर उसका एक्सपेक्टेड रेंट टैक्सेबल कर देगी।
तो प्रॉपर्टी डीलर्स ने ऑब्जेक्शन बताया अपना कि हमें इस बात पर ऑब्जेक्शन है, तब जाके गवर्नमेंट ने सेक्शन 23 के अंदर सब सेक्शन 5 इंसर्ट किया। तो ये सारी बातें मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर रखी हैं, जो एक्सप्लेन किया है वो इधर लिखा है, आप पढ़ लेना। अब एक छोटी सी बात बताइए, आपकी एक ही प्रॉपर्टी है, ये आपकी एक ही प्रॉपर्टी है, एक हाउस है। अब मैं एरिया की बात कर रहा हूं, मकान आपका एक ही है, उसका 75% एरिया, 75% एरिया आपने लेट आउट कर दिया और 25% एरिया में आप प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाई कर रहे हैं। मतलब मकान तो एक ही है, 75% एरिया आपने लेट आउट कर रखा है और 25% एरिया आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड है। तो जितना पोर्शन लेट आउट है उसकी कैलकुलेशन सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 में होगी, लेट आउट पोर्शन की, और जितना पोर्शन आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रखा है उसकी कैलकुलेशन क्या अलग सबसेक्शन में जाके करेंगे? क्या उतने पोर्शन वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, उतना पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड है 25%, तो क्या उतने पोर्शन की एनुअल वैल्यू आप निल ले सकते हैं? यस, निल ले सकते हैं। इसका मतलब अगर आपकी प्रॉपर्टी पार्टली एलओपी है, पार्टली एसओपी है, तो अगर पार्ट फिक्स है तो जितने पार्ट की एलओपी है उसकी कैलकुलेशन सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 में होगी, जितना एसओपी पोर्शन है उसकी कैलकुलेशन सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 में होगी। ठीक है, लेकिन ये बात तो मैंने बोली एरिया वाइज के लिए, लेकिन अगर पीरियड वाइज ऐसा हो तो एक बात बताना, आपकी ये एक प्रॉपर्टी है, इस एक प्रॉपर्टी को, पूरा होल प्रॉपर्टी को आपने 9 महीने के लिए लेट आउट किया, 3 महीने के लिए सेल्फ ऑक्यूपाई किया, तो क्या 9 महीने की कैलकुलेशन आप सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 में जाके करोगे और बाकी के 3 महीने की कैलकुलेशन आप सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 में जाके करोगे? क्यों? यहां आपको अड़चन डालेगा सेक्शन 23 का सबसेक्शन 3। क्या था सेक्शन 23 का सबसेक्शन 3? कि अगर आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी को अगर आप एक दिन के लिए भी लेट आउट कर देते हो तो वो आपकी लेट आउट प्रॉपर्टी ही मानी जाएगी फुल ईयर के लिए। पढ़ा था ऐसा? तो आप इस केस में 3 महीने एसओपी होने के बेसिस पर 3 महीने की वैल्यू निल ले पाओगे क्या? नहीं, आपको इस केस में 3 महीने एसओपी होने का एनुअल वैल्यू निल ले पाने का एडवांटेज नहीं मिलेगा। यहां पर अप्लीकेबल हो गया आपका सेक्शन 23 का सबसेक्शन 3। बात समझ आ गई? चलिए कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन बैंक का मिल गया आपको? सबके पास है क्वेश्चन बैंक? चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मिस्टर पी ओन्स 6 हाउसेस इन जयपुर। उसके जयपुर में 6 मकान हैं, डिटेल्स ऑफ विच आर एज अंडर। तो 6 प्रॉपर्टीज हैं इसके पास, 6 हाउस प्रॉपर्टीज हैं। अब कई लोग गलत ट्रैक पे निकल जाते हैं। कैसे? कई लोगों के दिमाग में क्या आता है पता है कि 6 प्रॉपर्टीज हैं, इसमें से 2 तो एसओपी एनओपी हो जाएगी और बाकी की 4 जो है वो डीएलओपी हो जाएगी। उन्होंने गलत ट्रैक पर गाड़ी पकड़ ली, अपनी गाड़ी चला दी गलत ट्रैक पे। कैसे? अरे जब आपके पास 6 प्रॉपर्टीज हैं और 6 के 6 प्रॉपर्टी का एक्चुअल रेंट जब दे रखा है, जब 6 प्रॉपर्टी हैं सबका आपके पास एक्चुअल रेंट है,
तो ये एक्चुअली लेट आउट प्रॉपर्टी हुई ना। जो एक्चुअली लेट आउट प्रॉपर्टी है, आप उसको डीम टू बी लेट आउट कैसे मान सकते हो? समझे बात? तो ये तो एक्चुअली लेट आउट प्रॉपर्टी है। इन सारी प्रॉपर्टीज का ट्रीटमेंट होगा सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 के हिसाब से। यहां पर एसओपी डीएलओपी की बात ही नहीं है, यहां तो एक्चुअल रेंट ऑल प्रॉपर्टीज का गिवन है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले आपको यही आइडेंटिफाई करना होता है कि प्रॉपर्टी का नेचर क्या है। जब एक्चुअल रेंट दे दिया तो उससे साबित हो ही गया ना कि ये एक्चुअली लेट आउट प्रॉपर्टी है। तो अब एसओपी डीएलओपी में उलझना नहीं है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, उसकी म्यूनिसिपल वैल्यू है 20,000। आपको निकालना क्या है? लास्ट में क्या बोल रहे हैं? कंप्यूट द ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ द अबव हाउसेस। आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालनी है। म्यूनिसिपल वैल्यू फर्स्ट हाउस की 20,000 है, सेकेंड हाउस की 25,000 है। क्या करूं? विच एवर इज हायर, जेड वैल्यू कितना हुआ? 25,000, विच एवर इज हायर। फिर स्टैंडर्ड रेंट नहीं है। अब कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन हो जाता है, क्यों नहीं है? स्टैंडर्ड रेंट होना ही चाहिए। मैंने पहले बोला था आपको, रेंट कंट्रोल एक्ट बनाना स्टेट गवर्नमेंट का पावर होता है, और हर स्टेट गवर्नमेंट ने रेंट कंट्रोल एक्ट पास नहीं किया है। हाँ जी, सारे घर भले ही जयपुर में है, तो राजस्थान गवर्नमेंट, यहां पर ये मान रहे हैं हम, राजस्थान गवर्नमेंट ने रेंट कंट्रोल एक्ट पास नहीं किया है। देखिए, एक ही स्टेट में कुछ बैकवर्ड एरिया हो सकते हैं। स्टेट एक ही है, बताइए, एक स्टेट के अंदर ही ऐसा सीन देखने को मिल जाता है क्या कि कुछ तो बहुत डेवलप्ड एरिया है और कुछ बहुत बैकवर्ड एरिया है। गवर्नमेंट डेवलप्ड एरिया के लिए तो स्टैंडर्ड रेंट फिक्स कर लेती है, लेकिन जो बैकवर्ड एरिया है उसके लिए स्टैंडर्ड रेंट फिक्स नहीं होता है। स्टेट एक ही है, जयपुर में प्रॉपर्टी है, मतलब स्टेट कौन सा लग रहा है? राजस्थान। अब कुछ प्रॉपर्टीज का तो स्टैंडर्ड रेंट हमें दे रखा है और कुछ का नहीं भी दे रखा है, तो ऐसा कैसे हुआ? डेवलप्ड एरिया में जो प्रॉपर्टी है उसका स्टैंडर्ड रेंट फिक्स हो गया, और जो बैकवर्ड एरिया में उसका स्टैंडर्ड रेंट गवर्नमेंट फिक्स नहीं करती। समझ गए? तो स्टैंडर्ड रेंट इस केस में फर्स्ट प्रॉपर्टी का तो नहीं है। अब कई लोग बोलते हैं अच्छा जेड वैल्यू आ गई है, स्टैंडर्ड रेंट है नहीं, इन दोनों का वेज एवरेज लेस लेते हैं, तो जो नॉट दे नहीं रखा है इसको मैं जीरो मान लेता हूं और एक्सपेक्टेड रेंट भी जीरो आ जाएगा। कैसा होगा? जब अप्लीकेबल ही नहीं है, मतलब इसको कंपेयर करना ही नहीं है। फिर जब कंपेयर ही नहीं करना है तो फिर जेड वैल्यू ही बन जाएगा मेरा एक्सपेक्टेड रेंट। ठीक है, तो 25,000 हो गया एक्सपेक्टेड रेंट। फिर एक्चुअल रेंट 17,000 दे रखा है, एक्चुअल रेंट 17,000 लिख दिया। अब बताओ कंपेयर करके, एक्सपेक्टेड रेंट 25,000 है, एक्चुअल रेंट 17,000 है। और एक और बात बताऊं, एक्चुअल रेंट के आगे तो एक वर्ड और लिखा हुआ है, एनुअल रेंट। ये वर्ड क्या इंडिकेट करता है? 12 महीने के लिए प्रॉपर्टी लेट आउट है। इट मींस वैकेंसी 1 महीना भी नहीं है, मतलब वैकेंसी है ही नहीं, 12 महीने प्रॉपर्टी लेट आउट रही है। आपको इंडिकेशन मिल गया। तो एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट से हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालें? एक्चुअल रेंट कम है, क्यों कम है? वैकेंसी रीजन है क्या? नहीं, तो अदर रीजन। अगर एक्चुअल रेंट कम होता है एक्सपेक्टेड रेंट से अदर रीजन की वजह से, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या बनता है? क्या बनता है?
एक्सपेक्टेड रेंट बन जाता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू, तो एक्सपेक्टेड रेंट 25,000 है, ये बन जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। समझ गए? फिर सेकंड प्रॉपर्टी, म्यूनिसिपल वैल्यू 25,000, फेयर रेंट 30,000, विच एवर इज हायर 30,000, उसको जेड वैल्यू बोलूं तो 30,000 हो गया मेरा जेड वैल्यू। स्टैंडर्ड रेंट इस केस में दे रखा है 25,000, 25,000 मैंने लिखा। अब क्या करूं, विच एवर इज लेस, इन दोनों में से विच एवर इज लेस 25,000 है, 25,000 हो गया मेरा एक्सपेक्टेड रेंट। एक्चुअल रेंट है 36,000, एक्चुअल रेंट 36,000। क्या एक्चुअल रेंट ज्यादा है एक्सपेक्टेड रेंट से? तो एक्चुअल रेंट बन जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। कौन सी रॉ लगी यहां पर? रॉ नंबर 2, उस टेबल की रॉ नंबर 2 लगी। एक्चुअल रेंट ज्यादा है एक्सपेक्टेड रेंट से, तो इस केस में एक्चुअल रेंट बन जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। बात समझ आ गई? इस तरीके से आपको सारी प्रॉपर्टीज का करना है। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, मिस्टर जेड ओन्स 3 हाउसेस इन दिल्ली। 3 मकान है उसके पास, पर्टिकुलर्स ऑफ विच आर एज अंडर। 3 मकान, पहला मकान उठाते हम। अब पहले मकान में बोल रहे हैं नंबर ऑफ रेजिडेंशियल यूनिट्स, इसमें 2 हैं। ये रेजिडेंशियल यूनिट्स का मतलब क्या है? पहले तो बोला मकान एक ही है, इसके अंदर 2 यूनिट्स हैं, 2 पार्ट किए हुए हैं। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी एक ही है, उसके 2 पार्ट कर दिए। क्यों? इतना पार्ट अलग किराएदार को दे सकें और इतना पार्ट अलग किराएदार को दे सकें, ऐसा हो सकता है। तो इस मकान एक ही है बट इसके अंदर यूनिट्स 2 हैं। तो पहले मकान का ट्रीटमेंट करते हैं। म्युनिसिपल वैल्यू ये पूरे मकान की है, ये यूनिट के हिसाब से नहीं है। 1,10,000, फेयर रेंट 1,40,000, विच एवर इज हायर ले लूं वो हो जाएगा जेड वैल्यू। तो कितना हो जाएगा जेड वैल्यू? 1,40,000। ठीक है, फिर स्टैंडर्ड रेंट 1,30,000, 1,30,000, तो विच एवर इज लेस कर दूं, एक्सपेक्टेड रेंट आ गया 130। अब एक्चुअल रेंट के लिए पढ़ना पड़ेगा, एक्चुअल रेंट पर यूनिट दे रखा है, एक्चुअल रेंट पर यूनिट पर एनम दे रखा है, मतलब है तो पूरे साल का बट पर यूनिट का है। अब जब इस मकान में 2 यूनिट हैं तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं क्या, क्योंकि ये तो 1 यूनिट का है। ठीक है, तो दोनों का क्या हो गया 1,40,000। तो पूरे मकान का एज ए होल, पूरे मकान का एज ए होल मेरे पास एक्चुअल रेंट कितना हो गया 1,40,000। यहां पर एक्सपेक्टेड रेंट भी पूरे मकान का है, पूरी प्रॉपर्टी का है एज ए होल, और एक्चुअल रेंट भी पूरे मकान का है एज ए होल। अब कंपैरिजन कर सकते हैं, एक्चुअल रेंट ज्यादा है क्या, एक्चुअल रेंट ज्यादा है एक्सपेक्टेड रेंट से, तो वही एक्चुअल रेंट ही बन जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू आने के बाद म्युनिसिपल टैक्स दे रखा है 14,000 है, बट अभी तक ड्यू है, पेड नहीं हुआ है, डिडक्शन नहीं मिलेगा, डिडक्शन नहीं मिलेगा। म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर अलाउ होता है, ड्यू बेसिस पे नहीं। तो लेस नहीं होगा, तो पूरा का पूरा ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगा मेरा नेट एनुअल वैल्यू। सही है, चलिए फिर सेकंड हाउस, सेकंड हाउस में एक ही यूनिट है। ठीक है, म्युनिसिपल वैल्यू 73 है, फेयर रेंट 76 है, विच एवर इज हायर 76, वो हो जाएगा जेड वैल्यू। फिर स्टैंडर्ड रेंट 80,000 है, विच एवर इज लेस
76,000, 76,000 क्या हो गया? एक्सपेक्टेड रेंट। अब एक्चुअल रेंट दे रखा है, ये एक ही यूनिट है, मकान में एक ही यूनिट थी, तो एक्सपेक्टेड रेंट मैं निकाल चुका था 76,000, एक्चुअल रेंट 85,000 है। एक्चुअल रेंट अभी भी ज्यादा है, एक्चुअल रेंट बन जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। एक्चुअल रेंट हो गया मेरा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब म्यूनिसिपल टैक्स की डिटेल दे रखी है, क्या बोल रहे हैं? 8,000 तो है फॉर द लास्ट ईयर, जो इस साल पे हुआ, मतलब 8,000 प्रीवियस ईयर का लास्ट ईयर का है और वो इस साल पे हुआ। बताइए इस 8,000 का डिडक्शन अभी करंट ईयर में मिलेगा कि नहीं? एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर है तो मिल जाएगा। फिर आगे कह रहे एंड ₹9,000 ऑफ करंट ईयर ड्यू बट नॉट पेड, इसका नहीं मिलेगा 9,000 का, सिर्फ 8,000 का मिल जाएगा। तो 8,000 में म्यूनिसिपल टैक्स के नाम का लेस करता हूं तो नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फिर थर्ड हाउस, इसमें कह रहे हैं 3 यूनिट्स हैं, म्यूनिसिपल वैल्यू पूरे मकान की 60,000, फिर रेंट 75,000, क्या लूं विच इज हायर? 75,000। जेड वैल्यू स्टैंडर्ड रेंट 72, विच इज लेस? 72 हो गया मेरा एक्सपेक्टेड रेंट। एक्चुअल रेंट 22,000 है, बट ये पर यूनिट का है ना, मैं मल्टीप्लाइड बाय 3 यूनिट्स करूं, कितना हो जाएगा? 66। तो मेरे एक्सपेक्टेड रेंट कितना आया था? 72। एक्चुअल रेंट मेरा आया 66। एक्चुअल रेंट कम है एक्सपेक्टेड रेंट से। क्यों कम है? वैकेंसी की वजह से है क्या? वैकेंसी का जब तक नहीं बोले तब तक एज्यूम नहीं करना है। वैकेंसी की इंफॉर्मेशन क्लियर कट अवेलेबल होनी चाहिए, नहीं है तो हम मानेंगे पूरे साल लेट आउट रहा। तो एक्चुअल रेंट कम क्यों है? ड्यू टू अदर रीजन, अदर रीजन की वजह से कम है। तो इस केस में क्या बनेगा? ग्रॉस एनुअल वैल्यू, एक्सपेक्टेड रेंट बन जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। फिर आगे बोल रहे हैं म्यूनिसिपल टैक्स कितना पे किया? 62,000 टोटल बता रहे हैं, टोटल बता तो रहे हैं बट आगे बोल रहे हैं इट इंक्लूड्स 53,000 पेड एज एडवांस फॉर नेक्स्ट 9 ईयर्स। इसका मतलब टोटल 62 है, उसमें से 53 तो फ्यूचर ईयर का है, डिफरेंस का करंट ईयर का है। तो बताइए क्या करंट ईयर का ही डिडक्शन मिलेगा? पूरा पे कर दिया। फ्यूचर ईयर के म्यूनिसिपल टैक्स का डिडक्शन भी क्या अभी मिल जाएगा? यस, क्योंकि डिडक्शन एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर है। तो म्यूनिसिपल टैक्स जो करंट ईयर में पेड हो चुका है, चाहे वो करंट ईयर का था, चाहे पास्ट ईयर का था, चाहे फ्यूचर ईयर का था, डिडक्शन मिल जाएगा। तो पूरे 62,000 का डिडक्शन मिल जाएगा और नेट एनुअल वैल्यू हो जाएगी 10,000। इतना क्लियर? अब अभी तक बहुत आसान बातें हैं। अब इस चैप्टर का मैं एक टेक्निकल पॉइंट उठाता हूं। अभी तक बेसिक बातें मैंने अभी आपके दिमाग में सिर्फ बेसिक इनपुट अभी तक डाला है। अब थोड़ी एडवांस बात करता हूं। हमने ये टेबल पढ़ी, इस टेबल में हमने समझा रॉ नंबर 3 और 4। रॉ नंबर 3 बोलता है वैकेंसी की वजह से, वैकेंसी की वजह से अगर एक्चुअल रेंट कम हो तो एक्चुअल रेंट लो, और अगर एसओपी या अदर रीजन की वजह से एक्चुअल रेंट कम हो तो एक्सपेक्टेड रेंट लो ग्रॉस एनुअल वैल्यू के रूप में।
क्या दोनों साथ नहीं हो सकते क्या? एक सिचुएशन 12 महीने साल में है, इसमें से 3 महीने तो प्रॉपर्टी वैकेंट रह गई, वैकेंसी है, और अदर रीजन भी है, हम जिस टेनेंट को प्रॉपर्टी किराए पर दे रहे हैं वो हमारा रिलेटिव है, तो उससे हम जानबूझ के किराया कम चार्ज कर रहे हैं, एक्चुअल रेंट उससे जानबूझ के कम ले रहे हैं, तो अदर रीजन की वजह से भी एक्चुअल रेंट कम है और वैकेंसी भी है। मतलब रॉ नंबर 3 और रॉ नंबर 4 साथ साथ लग रही है, कंबाइंड केस। अब क्या करूं? अभी तक तो मैं सोचता था कि या तो रॉ नंबर 3 लगेगी या रॉ नंबर 4 लगेगी, तो बड़ा आसान था। रॉ नंबर 3 लग रही थी तो मैं एक्चुअल रेंट को बना रहा था ग्रॉस एनुअल वैल्यू, रॉ नंबर 4 लग रही थी तो मैं एक्सपेक्टेड रेंट को बना रहा था ग्रॉस एनुअल वैल्यू। लेकिन अब दोनों ही रीजन है, रॉ नंबर 3 भी लग रहा है और रॉ नंबर 4 भी लग रही है। अब क्या करूं? एक्चुअल रेंट लूं या एक्सपेक्टेड रेंट लूं? इनका कहना है विच एवर इज हायर। क्या करना चाहिए? देखिए, कानून में दोनों बातें लिखी हैं। इसको पढ़ने से क्या लगता है, गवर्नमेंट आपको वैकेंसी की छूट देना चाहती है कि हाँ, प्रॉपर्टी वैकेंट रही, आपको एक्चुअल रेंट नहीं मिला, तो ये जेन्युइन रीजन है, वैकेंसी को हम जेन्युइन रीजन मानते हैं, तो चलो एक्चुअल रेंट वैकेंसी की वजह से कम है तो एक्चुअल रेंट, लेकिन अगर अदर रीजन की वजह से कम हुआ तो हम आपकी एक नहीं सुनेंगे और एक्सपेक्टेड रेंट को ग्रॉस एनुअल वैल्यू मानेंगे। लेकिन अदर रीजन भी हो गया और वैकेंसी भी हो गया साथ साथ, तो मैं किस डायरेक्शन में जाऊं? मतलब दोनों बातें साथ में अप्लाई करनी है, मतलब ये भी देखना है हमें, रॉ नंबर 3 भी अप्लाई करनी है और रॉ नंबर 4 भी अप्लाई करनी है, मतलब दोनों बातों का इफेक्ट देना है। दोनों बातों का इफेक्ट देना है ऐसे कैसे? मतलब मैं एक्चुअल रेंट भी ले लूं, एक्सपेक्टेड रेंट भी ले लूं, ऐसे हो सकता है क्या? एवरेज, ये नए नए मेथड निकालते हैं। चलिए, तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए, इस बात को सॉल्व करने के लिए हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाइए। क्वेश्चन बैंक, फेयर रेंट है हाउस प्रॉपर्टी का 3,60,000, म्यूनिसिपल वैल्यू 3,20,000। तो मैं लिख देता हूं, फेयर रेंट मेरा कितना है 3,60,000, म्यूनिसिपल वैल्यू 3,20,000, तो मेरा जेड वैल्यू क्या हो गया? हायर 3,60,000। अब मेरे पास स्टैंडर्ड रेंट भी है क्या? स्टैंडर्ड रेंट है 4,20,000, तो स्टैंडर्ड रेंट है 4,20,000। बताइए एक्सपेक्टेड रेंट क्या होगा? 360, 360 आ गया। जैसे ही एक्सपेक्टेड रेंट सामने आता है, अब लड़ाई शुरू होती है, मैं एक्सपेक्टेड रेंट लूं या एक्चुअल रेंट लूं। एक्चुअल रेंट भी लिख देते हैं एक बार। अब एक्चुअल रेंट कितना है? कह रहे हैं प्रॉपर्टी जो है
का एक्चुअल रेंट है 27,500। प्रॉपर्टी का एक्चुअल रेंट है 27,500 पर मंथ, और कह रहे प्रॉपर्टी 3 महीने वैकेंट रही है। प्रॉपर्टी 3 महीने वैकेंट रही है। मैंने बोला था आपको वैकेंसी की क्लियर कट इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती ही है क्वेश्चन में। तो मतलब वैकेंसी की अगर क्लियर कट इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, इसका मतलब रॉ नंबर 3 लगाने के लिए आपके पास इंफॉर्मेशन है। वैकेंसी की वजह से अगर एक्चुअल रेंट कम हुआ तो आप एक्चुअल रेंट को ही ग्रॉस एनुअल वैल्यू मान लोगे। लेकिन अदर रीजन है या नहीं, ये कैसे पता पड़ेगा? अदर रीजन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ये कैसे पता पड़ेगा? देखिए, अब समझना शुरू करते हैं। एक्चुअल रेंट 27,500 है, 3 महीने प्रॉपर्टी वैकेंट रही, तो इसका मतलब प्रॉपर्टी एक्चुअली लेट आउट कितने पीरियड के लिए थी? 9 महीने के लिए थी। क्या एक्चुअल रेंट आप एक्चुअली लेट आउट पीरियड का लेते हो? एक्चुअल रेंट एक्चुअली लेट आउट पीरियड 9 मंथ्स का लिया जाएगा। तो एक्चुअल रेंट मैं कितने महीने का लूं? 9 मंथ्स। तो कितना हुआ? 247,500। अब अभी तक आपको जितना बताया ना, उसके हिसाब से अगर आप करोगे तो आप क्या देखोगे? वैकेंसी है और वैकेंसी की वजह से एक्चुअल रेंट कम है, तो मैं एक्चुअल रेंट को मान लेता हूं ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अभी तक मैंने जो बताया उसके हिसाब से आप ऐसा कर लोगे। लेकिन हमें एग्जामिन करना पड़ेगा कि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। वो कैसे पता करें? अब सबसे खास बात जो आपको हर क्वेश्चन में अप्लाई करके देखना है, हर क्वेश्चन में एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट दोनों को अगर हम पर मंथ वाले अमाउंट पर लाके चेक करें, पर मंथ स्केल पर लाके चेक करें, ये तो 9 महीने का है ना, और इसका पर मंथ अमाउंट कितना है? 27,500। तो एक्सपेक्टेड रेंट को भी हम पर मंथ बेसिस पे लाके चेक करेंगे। तो ये 12 महीने का है क्या? ये 12 महीने का है। तो 1 महीने का कितना हुआ? 1 महीने का हुआ 30,000। एक बार मैंने यहां पर एक्सपेक्टेड रेंट पर मंथ वाला अमाउंट और एक्चुअल रेंट पर मंथ वाला अमाउंट लिख दिया। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या आपको दिख नहीं रहा कि पर मंथ बेसिस पर अगर हम चेक करते हैं तो एक्चुअल रेंट तो ऐसे ही कम है? बताइए, पर मंथ बेसिस पर लाने के बाद मैं चेक करता हूं तो मेरा तो एक्चुअल रेंट ऐसे ही कम है। तो अदर रीजन है क्या? मुझे अपने टेनेंट से 30,000 पर मंथ रेंट चार्ज करना चाहिए था, लेकिन मैंने 27,500 ही चार्ज किया, तो मेरा एक्चुअल रेंट अदर रीजन की वजह से भी कम है क्या? साबित हो गया क्या कि एक्चुअल रेंट अदर रीजन की वजह से भी कम है और वैकेंसी की वजह से भी कम है क्या? इसका मतलब अब ये कंबाइंड केस है। इस केस में रॉ नंबर 3 भी लग रही है और रॉ नंबर 4 भी लग रही है। अब क्या करूं? एक्चुअल रेंट लूं या एक्सपेक्टेड रेंट लूं? एक्सपेक्टेड रेंट
देखिए लॉजिकली सोचते हैं, प्रोविजंस को एक बार ताक पे रख देते हैं, लॉजिकली सोचते हैं। प्रोविजन बोलता है कि आपने अपने टेनेंट से कम चार्ज किया है 27,500, आपको रेंट चार्ज कितना करना चाहिए था 30,000। इसका मतलब सही पर मंथ अमाउंट तो ये है, और 3 महीने वैकेंसी का भी इफेक्ट देना है। क्या वैकेंसी है बट मैं 3 महीने के अमाउंट पे भी टैक्स ले लूं क्या, वैकेंसी वाले महीनों पे भी वैकेंसी की छूट मिलनी चाहिए। तो 3 महीने मेरे वैकेंसी के थे, तो मेरा पर मंथ का अमाउंट ये सही है और महीने ये सही है। मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूं इन दोनों को, तो मेरा रिजल्ट क्या निकलेगा 30,000 इंटू 9 मंथ्स, 2,70,000। तो इन सब चक्कर में फंसने के बजाय मैं डायरेक्ट लिख देता हूं कि मेरा पर मंथ अमाउंट तो मुझे चार्ज करना चाहिए था 30,000, और 3 महीने का तो पैसा आया नहीं, वैकेंसी है तो 9 महीने, तो मैं 2,70,000 ले लूंगा। तो ये तो नई बात देखने को मिल गई, कंबाइंड केस हो गया। रॉ नंबर 3 और रॉ नंबर 4 साथ साथ एप्लीकेबल हो गई, और दोनों रॉ का रिजल्ट कॉन्ट्राडिक्टरी था क्या। रॉ नंबर 3 बोलती थी एक्चुअल रेंट लो, रॉ नंबर 4 बोलती है एक्सपेक्टेड रेंट लो, और अगर दोनों ही साथ में लग जाए तो क्या लूं, कंफ्यूजन हो गया, एक्चुअल रेंट लूं या एक्सपेक्टेड रेंट लूं। तो जब भी कानून में कॉन्ट्राडिक्टरी बातें लिखी हों और दोनों बातें साथ में अप्लाई करनी हो, तो एक रूल काम आता है। उस रूल को हम बोलते हैं रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन क्या बोलता है कि दोनों बातों का इफेक्ट इस मैनर में दिया जाए कि दोनों बातें अप्लाई हो जाएं। ठीक है, तो क्या मैंने दोनों बातें अप्लाई कर दी क्या। मैंने 30,000 लेकर एक्सपेक्टेड रेंट लिया और 9 महीने का अमाउंट लेकर मैंने वैकेंसी का भी इफेक्ट दे दिया, तो क्या मैंने दोनों रॉ का इफेक्ट दे दिया, दोनों रॉ में जो बातें लिखी थी उसका इफेक्ट दे दिया क्या, समझ गए। तो हम 270 ऐसे निकाल सकते हैं। दूसरा और इंप्रूव्ड तरीका, यहां तक तो हम पहुंच चुके थे। आपने ग्रॉस एनुअल वैल्यू पहले क्या उठाए, हम पहले रॉ नंबर 4 उठाएं। रॉ नंबर 4 क्या बोलती है, एक्सपेक्टेड रेंट को बना लो ग्रॉस एनुअल वैल्यू। मैंने बना लिया, एक्सपेक्टेड रेंट को ग्रॉस एनुअल वैल्यू बना दिया, ठीक है। फिर वैकेंसी का 3 महीने का लेस कर दिया, 3,60,000 इंटू 3/12 90,000, तो मेरा एडजस्टेड ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ गया 270। मैं ये काम डायरेक्टली भी कर सकता था कि एक्सपेक्टेड रेंट सही वाला ये, महीने सही वाले ये हैं, डायरेक्ट कर दिया तो 270 आ गया। अब ये एडजस्टेड ग्रॉस एनुअल वैल्यू आई है, म्युनिसिपल टैक्स दे रखा है क्वेश्चन में, पेड हो चुका है 20,000, लेस हो जाएगा 20,000 और नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगी। बात समझ गए। तो प्रेजेंटेशन के ये 2 तरीके हैं, आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो ऊपर वाले क्वेश्चंस हैं बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ये आपको होमवर्क में रहेंगे,
क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5। ठीक है, इन क्वेश्चंस में मैंने ऐसा कमेंट नहीं किया है कि एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट दोनों को पर मंथ बेसिस पे लाओ और कंपेयर करो, बट आपको कंपेयर करके देखना है। क्यों देखना है? अगर वैकेंसी हुई तो वो तो क्लियर है, अदर रीजन का एग्जिस्ट होना नहीं होना कैसे पता पड़ेगा? जब तक आप एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट को पर मंथ बेसिस पे लाके कंपेयर नहीं करोगे, तब तक आपको पता नहीं पड़ेगा कि अदर रीजन भी है या नहीं। अदर रीजन चेक करने के लिए आपको एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट दोनों को पर मंथ बेसिस पे लाके कंपेयर करना होगा, तभी आपको अदर रीजन होना पता पड़ेगा। तो इन क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 में आपको हर ये चेक करके देखना ही है। जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करता हूं, ये एक्सपेक्टेड रेंट आपका 12 महीने का है क्या? 12 महीने का है, तो मैं इसको कैसे लिखूं? ये 12 महीने इंटू 10,000, ठीक है। और एक्चुअल रेंट ये 8 महीने का ही है और 12,000 है। बताइए, पर मंथ बेसिस पर लेकर आ गए आप। अब चेक करते हैं, क्या अदर रीजन एग्जिस्ट करता है? नहीं करता है। इसका मतलब यहां पर वैकेंसी है बस 4 महीने की, तो वैकेंसी है, वैकेंसी की वजह से एक्चुअल रेंट कम है, अदर रीजन तो नहीं है। वैकेंसी की वजह से कम है एक्चुअल रेंट, तो एक्चुअल रेंट बन जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। आपको हर जगह ऐसा हर क्वेश्चन में चेक करना पड़ेगा। बात समझ गए? चलिए, अब इस चैप्टर का मैंने बोला नेट एनुअल वैल्यू आने के बाद आप क्या करते हो? सेक्शन 24 के डिडक्शंस लेस करोगे, और सेक्शन 24 में 2 डिडक्शंस हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन सेक्शन 24 के क्लॉज ए में है, 30% ऑफ एनएवी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर का सबसे खास पार्ट इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। आपने बहुत केसेस में ऐसा देखा होगा कि लोग हाउस प्रॉपर्टी के लिए लोन लेते हैं। बहुत कॉमन बात हो गई है, लोन लेना बहुत कॉमन बात है। किसी को मकान बनवाना है, परचेज करना है, कंस्ट्रक्शन करना है, लोन ले लेते हैं। लोन पर इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर हो जाता है। बताइए, हाउस प्रॉपर्टी हेड की इनकम कंप्यूट करने में इस इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर का डिडक्शन अलाउ होना चाहिए कि नहीं? बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर है ये, तो इसका डिडक्शन तो मिलना ही चाहिए। तो गवर्नमेंट बोलती है इसका डिडक्शन आपको मिलेगा सेक्शन 24 क्लॉज बी में। नाम कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, तो मतलब लोन, हाउसिंग लोन। हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट का आपको डिडक्शन मिल जाएगा सेक्शन 24 क्लॉज बी में। कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। क्या कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए? एसएससी ने लोन वास्तव में लिया है, एक्चुअली बोरोड द फंड्स, लोन वास्तव में लिया गया है। ऐसा क्यों लिख रहे हैं कि लोन वास्तव में लिया गया होना चाहिए? कई लोग ऐसे होते हैं कि मेरे पास पैसा पड़ा है, मैंने अपनी ओन कैपिटल से, अपने ओन्ड फंड से कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करा दिया। अगर ये मेरे पास पैसा नहीं होता तो मेरे को मार्केट से लेना पड़ता, फिर इतना ब्याज लग जाता। कईयों की खोपड़ियां ऐसे चलती हैं, ये तो ठीक है मेरे पास पैसा था जो मैंने लगा दिया, नहीं होता तो मेरे को मार्केट से लेना पड़ता लोन के रूप में, फिर मेरा ब्याज लग जाता। मतलब कई लोग इंटरेस्ट को नोशनल बेसिस पर कैलकुलेट कर लेते हैं।
तो यहाँ पर गवर्नमेंट कह रही है नोशनल बातें यहाँ काम नहीं आएंगी, वास्तव में आपने लोन लिया है कि नहीं लिया है, लिया है तो ही इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा। मतलब इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको एक्चुअल बेसिस पे मिलेगा, नोशनल बेसिस पे नहीं मिलेगा। और ये इंटरेस्ट एक्चुअली पेड हो गया है या पेबल है। पेबल है मतलब क्या, ड्यू। इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको ड्यू बेसिस पे भी मिल जाएगा, बट आपका लोन वास्तव में लिया गया होना चाहिए। और ये बोरोड मनी मतलब लोन, इसका यूज आप क्या करोगे, 5 ऑब्जेक्ट दे रखे हैं। ये लोन आप यूटिलाइज करोगे या तो परचेज के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, रिपेयर के लिए, रिन्यूअल के लिए या रिकंस्ट्रक्शन के लिए। रिपेयर तो क्लियर है, मकान की छोटी मोटी रिपेयर करवा ली, उसके लिए लोन लिया। रिन्यूअल, रिन्यूअल क्या, रेनोवेशन, तोड़वाया नहीं, छोटी मोटा कहीं तोड़वाया और वापस बनवा दिया। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब पूरा तोड़वा दिया और नए सिरे से नए डिजाइन से बनाया। तो लोन इन 5 ऑब्जेक्टिव से पर्पसेस से लिया गया होना चाहिए, परचेस, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रिन्यूअल, रिकंस्ट्रक्शन। अगर किसी और पर्पस के लिए लोन लिया है तो इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलेगा। जैसे म्यूनिसिपल टैक्स चुकाने के लिए लोन लिया है, म्यूनिसिपल टैक्स चुकाने के लिए लोन लिया तो इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो 3 कंडीशंस फुलफिल होंगी तो आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन अलाउ हो जाएगा सेक्शन 24 क्लॉज बी में। फिर एक बात बताइए, आपका एक पुराना लोन लिया हुआ है मनी लेंडर से, बहुत रिक्वेस्ट करके आपने उससे लोन लिया था, आपने उसको बोला 1 साल में चुका दूंगा। अब 1 साल खत्म हो गया, वो मनी लेंडर आपके पास आ गया, 1 साल पूरा हो गया, मेरा लोन जो मुझसे लोन लिया था आपने चुका दो, लेकिन आप रीपे करने की अभी आपकी पोजीशन नहीं है। अब क्या करेंगे आप, एक दूसरा लोन लेंगे, सेकंड लोन लेंगे और उससे फर्स्ट लोन रीपे कर देंगे, ऐसा ही होगा। फर्स्ट लोन का इंटरेस्ट आपको अलाउ हो रहा था क्या, हो रहा था। अब आपने सेकंड लोन उठाया, उससे फर्स्ट लोन रीपे कर दिया, फर्स्ट लोन का इंटरेस्ट बंद हो जाएगा लेकिन सेकंड लोन का इंटरेस्ट शुरू हो जाएगा। तो क्या ये सेकंड लोन का इंटरेस्ट आपको अलाउ हो जाएगा क्या, बताइए। सेकंड लोन का इंटरेस्ट अलाउ होगा कि नहीं। ये सेकंड लोन ओल्ड लोन की कैपेसिटी में चला जाएगा। सेकंड लोन स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ फर्स्ट लोन। और फर्स्ट लोन किस पर्पस से लिया गया था, परचेस, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रिन्यूअल, रिकंस्ट्रक्शन के लिए लिया गया था। सेकंड लोन वैसे अपेरेंटली लगता है कि फर्स्ट लोन को रीपे करने के लिए लिया गया था, अपेरेंटली तो ऐसे लगता है, लेकिन वो फर्स्ट लोन की कैपेसिटी में चला गया। तो बताइए सेकंड लोन का इंटरेस्ट अलाउ हो जाएगा या नहीं, हो जाएगा। तो नोट नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन फ्रेश लोन टेकन फॉर रीपेमेंट ऑफ ओल्ड लोन अलाउड। लेकिन मनी लेंडर ने बोला लोन अपने पास ही रखो, मुझे तो बस इंटरेस्ट चुकाते रहना, इंटरेस्ट चुकाने में देरी नहीं होनी चाहिए, हर महीने के फर्स्ट वीक में आप मुझे इंटरेस्ट पे कर देना, लोन तो अपने पास ही रखो, मुझे इंटरेस्ट देते रहना, लेकिन आपके ही दिए हुए इंटरेस्ट से मेरा घर खर्च चलता है, तो ध्यान रखना फर्स्ट वीक में आप मुझे इंटरेस्ट पे कर देना। एसएससी मनी लेंडर को फर्स्ट वीक में इंटरेस्ट पे नहीं कर पाया। मनी लेंडर का बोलना है अब तो मैं ब्याज पे भी ब्याज लूंगा,
मेरे को अगर इंटरेस्ट का लेट पेमेंट किया ना, तो मैं लेट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। तो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट मतलब पेनल इंटरेस्ट, पेनल इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलेगा, सिर्फ ओरिजिनल इंटरेस्ट का ही डिडक्शन मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट मतलब पेनल इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलेगा। किसी पार्टी को लोन अरेंज करवा के देने के लिए कमीशन देना पड़ा, ब्रोकरेज देनी पड़ी, उसका डिडक्शन हाउस प्रॉपर्टी एक्ट में नहीं मिलता है। हाउस प्रॉपर्टी एक्ट में सिर्फ 3 डिडक्शन मिलते हैं। कौन से? म्युनिसिपल टैक्स, सेकेंड स्टैंडर्ड डिडक्शन, थर्ड इंटरेस्ट। और किसी खर्चे का डिडक्शन हाउस प्रॉपर्टी एक्ट में नहीं मिलेगा। तो कमीशन पे किया किसी को, उस पार्टी ने हमको लोन अरेंज करवा के दिया था, इसके लिए उसको कमीशन दिया, इस एक्सपेंडिचर का डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब कई लोग समझते हैं कि लोन तो हमको बैंक से लेना चाहिए। क्या गवर्नमेंट की तरफ से कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या कि आपने किसी प्राइवेट पार्टी से, फ्रेंड से, रिलेटिव से लोन ले लिया तो गुनाह माना जाएगा क्या? तो सोर्स ऑफ बोरोवल पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लोन आप फ्रेंड से लो, रिलेटिव से लो, बैंक से लो, चलेगा। अच्छा, ऐसा हो रहा है कि बैंक हाउसिंग लोन पर इंटरेस्ट चार्ज करती है 10%, और मैंने कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए अपने फ्रेंड से लोन ले लिया और अपने फ्रेंड को मैं 24% इंटरेस्ट दे रहा हूं, जबकि बैंक से तो 10% में ही मिल जाता है। तो क्या इनकम टैक्स एक्ट इंटरेस्ट रेट पर कोई रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है कि हम आपको, जब बैंक से 10% पे मिलता है लोन, तो आपने फ्रेंड से 24% पे क्यों लिया? हमें ऑब्जेक्शन है, हम इतना इंटरेस्ट अलाउ नहीं करेंगे। इंटरेस्ट रेट पर भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, सोर्स ऑफ बोरोवल पे भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, यस। इनका कहना है अगर मेरी एक ही प्रॉपर्टी है और मैं उसके लिए मल्टीपल लोन्स लेता हूं, अब आपने तो 2 लोन बोले, मैं बोल लेता हूं कि 4-5 ले लिए, 4-5 लोन ले लिए, ठीक है, तो क्या सारे लोन्स का इंटरेस्ट अलग हो जाएगा क्या? सवाल यह है, क्या एसएससी मल्टीपल लोन्स ले सकता है? ले सकता है। सारा इंटरेस्ट अलग हो जाएगा? यस। अगर पर्पस है परचेज, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रिन्यूअल, रिकंस्ट्रक्शन, अलग हो जाएगा। एक क्वेश्चन भी करेंगे हम ऐसा, जिसमें 2 लोन लिए गए, ऐसा क्वेश्चन करेंगे हम। तो इंटरेस्ट रेट पर भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, सोर्स ऑफ बोरोवल पे भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इंटरेस्ट रेट पे भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अब इस चैप्टर का कैलकुलेशन वाला पार्ट जो एग्जाम में आता ही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये डिडक्शन अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। बहुत ढंग से समझना। इसको शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछता हूं, आप के घर वालों ने आप पर अभी घर खर्च चलाने का भार डाला है क्या? नहीं, अभी पापा ही घर चला रहे हैं, ठीक है, आप पे कोई बर्डन नहीं है। लेकिन जिस दिन आपकी सीए कंप्लीट हो जाएगी, फिर भले ही आपको अभी तक जॉब नहीं मिला, क्या घर वाले आपको बोलेंगे अब तो सीए बन गया, अब तो कमा खेला? बोलेंगे? मतलब आप पे बर्डन डाल दिया जाएगा, ठीक है। फिर मैरिज भी हो जाएगी। क्या सीए बनते हैं ना, तो जैसे कंपनीज होती हैं,
सब्सक्रिप्शन के लिए न्यूज़पेपर में देती है कि हमारा इशू ओपन हो रहा है, तो सीए बन जाते। जैसे ही न्यूज़पेपर में आता है हाँ सीए बन गए, तो रिलेटिव्स के कॉल आना शुरू हो जाते हैं कि आपका बेटा या बेटी सीए बन गए, तो अब इशू को सब्सक्राइब करने का टाइम आ गया है। अरे तो हमने ही तो न्यूज़पेपर में डाला कि हमारा बेटा या बेटी बन गए सीए, तो हमने नोटिस दिया था हाँ पब्लिक आओ सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो जब आप सीए बनोगे, सीए बनते ही घर वाले बोलेंगे अब तो कमा खिला, अब घर खर्च आपको चलाना है, ठीक है। अभी तक पेरेंट्स आपका खर्चा उठा रहे हैं, लेकिन सीए बनने के बाद आपको पेरेंट्स का खर्चा उठाना है, और फिर शादी भी हो जाएगी तो स्पाउस का भी एक्सपेंडिचर आपको ही उठाना पड़ेगा। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं इंटरेस्ट का एग्जाम्पल देता हूं। मेरे को एक बात बताओ, जब तक प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन चल रहा है तब तक प्रॉपर्टी कमा कर दे पाने की पोजीशन में होती है क्या? नहीं होती है। कमा कर दे पाने की पोजीशन में किस दिन आएगी? जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो लोन तो आप पहले ही ले लेते हो, लोन के पैसे से कंस्ट्रक्शन शुरू कर लेते हो, आपका इंटरेस्ट तो लगना शुरू हो जाता है, फिर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होते ही कौन सा आप लोन चुका देते हो, उसके बाद भी तो लोन आउटस्टैंडिंग रह सकता है ना। थोड़े टाइम बाद आपने लोन रीपे किया, आपका इंटरेस्ट जिस दिन आप लोन लेते हो उस दिन से लगना शुरू हो गया और रीपेमेंट तक लगेगा ही। बीच में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। अब मेरे को एक बात बताओ, जिस दिन आपने लोन लिया, लोन टेकन, लोन टेकन, ठीक है, और जिस दिन आप लोन रीपे करते हो आपको इंटरेस्ट लगता है? रीपे कर दोगे तो नहीं लगेगा इंटरेस्ट। लेकिन इन दो डेट्स के बीच में अगर आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन की डेट आती हो तो मैं क्या बोलूंगा, इतने पीरियड तक का इंटरेस्ट मेरा प्री पीरियड का है और इतने पीरियड का इंटरेस्ट मेरा पोस्ट पीरियड का है। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट, तो इतना क्या हुआ मेरा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट, और उसके बाद का जो इंटरेस्ट होता है ना उसको हम इनकम टैक्स में बोलेंगे करंट ईयर इंटरेस्ट। इसका मतलब इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हमें दो पार्ट में करनी है। एक पार्ट है मेरा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट, शॉर्ट में बोले तो पीसीपीआई, और जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा उसको मैं बोलूंगा करंट ईयर इंटरेस्ट। अब मेरे को एक बात बताओ, प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन में क्या एक साल ही लगेगा या 3 साल 5 साल लग सकते हैं, कितने भी लग सकते हैं? तो जो प्री पीरियड का इंटरेस्ट है, प्रॉपर्टी अभी तक कमा कर दे पाने की पोजीशन में नहीं है। पोजीशन प्रॉपर्टी कमा कर दे पाने की पोजीशन में किस दिन आएगी? जिस दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा। मेरे को एक बात बताओ, जब इस डेट से प्रॉपर्टी कमा कर दे पाने की पोजीशन में आएगी, इस डेट के बाद से, तो क्या इससे पहले इस प्रॉपर्टी पर मैं इंटरेस्ट के खर्चे का बर्डन डाल दूं? आपके घर वाले घर खर्च चलाने का बर्डन आप पे डाल दें, आप कमाने की पोजीशन में आए नहीं हो? ये तो सही नहीं है। तो बर्डन कब डाला जाए? जिस दिन आप कमाने की पोजीशन में आए। प्रॉपर्टी का जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उस दिन के बाद से हम उम्मीद कर सकते हैं कि हाँ प्रॉपर्टी इनकम कमा सकती है। इनकम आएगी तो खर्चे लेस होंगे। तो पहले आपको इस
ये इंटरेस्ट आपके प्री पीरियड का है, बट मान लो ये 5 साल लगे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने में, तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल का इंटरेस्ट लग गया। रिस्पेक्टिव ईयर का इंटरेस्ट रिस्पेक्टिव ईयर में अलाउ ही नहीं होगा, बर्डन नहीं डालेंगे। कब डालेंगे बर्डन? बाद में, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद। तो कहने का मतलब यह है कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो इंटरेस्ट होगा वो जिस पीरियड का था, जिस ईयर का था, रेस्पेक्टिव ईयर का इंटरेस्ट रेस्पेक्टिव ईयर में अलाउ नहीं होगा। कब अलाउ होगा? आफ्टर कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन। तो पढ़ते हैं प्रोविजन में क्या दे रखा है। अब प्रोविजन में तो और इंटरेस्टिंग बातें दे रखी हैं। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट कब से शुरू होगा? बताइए, कब से शुरू होता है इंटरेस्ट लगना? जब लोन लेते हैं तो फ्रॉम द डेट ऑफ एक्चुअल बोरोइंग, लोन जिस दिन लिया तब से इंटरेस्ट का मीटर घूमना शुरू हो जाता है। अब इस डेट से शुरू हो गया। अब यहां पर 2 इवेंट रखे गए। जब आपका एक्विजिशन मतलब परचेज या कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो, उससे इमीडिएटली प्रीसीडिंग 31 मार्च, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात। फॉर एग्जाम्पल, आपने लोन लिया था 1 अप्रैल 2021 को, तो इस डेट से इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। स्टार्टिंग पॉइंट ये है, एंडिंग पॉइंट 2 में से एक सेलेक्ट करना होगा। स्टार्टिंग पॉइंट एक ही रहेगा, एंडिंग पॉइंट 2 में से एक सेलेक्ट करना होगा। स्टार्टिंग पॉइंट ये शुरू, एंडिंग पॉइंट बोल रहे हैं अगर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट मेरा इस साल हुआ 18 अगस्त 2023 को और लोन अभी मैंने रीपे किया ही नहीं है, अभी मेरा करंट प्रीवियस ईयर क्या चल रहा है 2023-24, अभी तक मेरे पास बेस्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल क्या है कि मैंने 23 चॉइस में 18 अगस्त 2023 को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर दिया, बट मेरा लोन तो अभी भी आउटस्टैंडिंग है। लोन के रीपे होने की इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, नहीं है। एक इवेंट तो ये है, एंडिंग पॉइंट ये, और दूसरा मेरे को पता ही नहीं है कि मैं लोन कब रीपे करूंगा, अभी तक तो रीपे नहीं किया है। अगर पता भी हो, पंडित से पूछ के रखा था कि ये लोन कब उतारना मेरे लिए फायदेमंद होगा, पंडित ने डेट दे दी थी 27/7/2030 को पे करना। ठीक है, तो मेरे को पता नहीं है 23 चॉइस में मेरे को पता है क्या मैं लोन कब रीपे करूंगा, सर्टेनिटी है क्या? तो ये डेट तो मेरे लिए किसी काम की रही नहीं। प्रोविजन क्या बोलता है, आपका जब भी परचेस कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो उससे इमीडिएटली प्रीसीडिंग 31 मार्च, बताओ इस डेट का इमीडिएटली प्रीसीडिंग 31 मार्च क्या है? 31 मार्च 2023। कंपेयर किसको करना है? कई लोग इसमें भी उलझते हैं। कई लोग कंपेयर इसको और इसको करते हैं। इसको और इसको कंपेयर नहीं करना है। जब भी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो, कंपेयर इस 31 मार्च को और इसको करना है। इन दोनों में से जो भी अर्लियर हो वो एंडिंग पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड हमें डिटरमाइन करना है। कब से शुरू होगा मेरा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड? जब से लोन लिया, डेट ऑफ लोन टेकन। कब तक चलेगा? 2 एंडिंग पॉइंट हैं। जब भी मेरा परचेस कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो उससे इमीडिएटली प्रीसीडिंग 31 मार्च, और उसको कंपेयर करूंगा मैं डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन से। उन दोनों में से जो भी अर्लियर है वो एंडिंग पॉइंट हो जाएगा। तो मेरा उससे क्या हो जाएगा, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड डिटरमाइन हो जाएगा। पीरियड आने के बाद, पीरियड फिक्स हो गया मेरा, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इतना है,
इंटरेस्ट कैलकुलेशन तो हो जाएगी। इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए क्या चाहिए मुझे? लोन अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट और पीरियड, 3 चीजें चाहिए। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन तो हो जाएगी। ये इंटरेस्ट कितने साल का है बोलो? बहुत सालों का। ये तो कितने साल का? 1 साल का ही है क्या? अब इस केस में मेरा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट मैं निकाल रहा हूं, ये कितने साल का होगा? 21-22 और 22-23, 2 साल हो गया। 2 साल का इंटरेस्ट मेरा प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट बनेगा इस केस में। गवर्नमेंट बोलती है ये तो कितने भी साल का हो सकता है, 3 साल 5 साल, कितने भी साल का हो सकता है। ये हम आपको कौन सा एक बार में अलाउ कर देंगे? हम आपको ये पूरा वन टाइम में अलाउ नहीं करेंगे। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट आपको 5 ईयरली इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में मिलेगा। 5 ईयरली इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में मिलेगा। अच्छा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का डिडक्शन कब से मिलेगा? जिस ईयर में प्रॉपर्टी का परचेस और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है, तभी से हम उस पर बर्डन डालेंगे ना। पहले डालेंगे क्या? पहले नहीं। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का डिडक्शन कब से मिलेगा? जब से, पहले तो एक बात कि पहले तो हम ये समझें कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है क्या। डेट ऑफ लोन टेकन से शुरू होता है। जिस साल परचेस कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है उसे इमीडिएटली प्रीसीडिंग 31 मार्च और डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन। कई बार डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन हाल फिलहाल पता ही नहीं होती है। प्रोविजन तो ये बोलता है ना दोनों का अर्लियर ले लो। अब दोनों में से जो भी अर्लियर आ गया है, दूसरा वाला इवेंट आया ही नहीं है, कंपैरिजन क्या करूं? अर्लियर वाला ही लेना है। ठीक है, तो अगर मेरा परचेस कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है उससे इमीडिएटली प्रीसीडिंग 31 मार्च, डेट ऑफ रीपेमेंट अभी तक पता नहीं है, तो साइड में रख दूं उसको? चलेगा? चलेगा। ठीक है, तो कुछ केसेस में मेरे को ये अवेलेबल ही नहीं होता है। प्रोविजन यही बोलता है अर्लियर ले लो, बस मैंने ये फिक्स किया, यही अर्लियर है, तो मेरा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड आ गया। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लूंगा, उसका डिडक्शन 5 ईयरली इंस्टॉलमेंट्स में मिलेगा। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का डिडक्शन कब से मिलेगा? जब परचेस और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, वो फर्स्ट ईयर होगा। तो ऐसे 5 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। ठीक है, जिस दिन मेरा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड खत्म हुआ, किस दिन खत्म हुआ बताओ? इस केस में 31 मार्च 2023 को मेरा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड खत्म हो गया। इस डेट के बाद मेरा इंटरेस्ट नहीं लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है क्या? लग रहा है, क्योंकि मैंने लोन तो अभी तक रीपे किया ही नहीं है, तो इंटरेस्ट तो लगेगा ही ना। बट मैंने अपना प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड फ्रीज कर लिया है इस डेट तक, तो इस डेट के बाद से जो इंटरेस्ट लग रहा है उसका क्या? वो कहलाएगा करंट ईयर का इंटरेस्ट। पहले आप प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड फ्रीज कर लीजिए, वो जब एंड होगा उसके बाद से करंट ईयर का इंटरेस्ट चालू होगा, और करंट ईयर का इंटरेस्ट रिस्पेक्टिव ईयर में डिडक्शन मिलेगा, वो कोई 5 किस्तों में नहीं मिलता है। समझे बात? तो अब मैं बातों को समराइज करता हूं। मतलब मुझे टोटल इंटरेस्ट कंप्यूट करना है जिसके 2 पार्ट होंगे। पहला पार्ट प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट, पूरा नहीं, और करंट ईयर इंटरेस्ट, फिर दोनों टोटल होके बनेगा टोटल इंटरेस्ट, उसका डिडक्शन मिलेगा। बात समझे? तो ये अभी तो इस तरीके के, मतलब इस टाइप के पॉइंट्स की शुरुआत हुई है, टेक्निकल पॉइंट्स हर चैप्टर में आते रहेंगे। इस चैप्टर में यही बड़ा पॉइंट है। बात समझ आई?
तो पढ़ते हैं। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट शुरू होगा डेट ऑफ लोन टेकन से, आपका जब परचेज कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उससे इमीडिएटली प्रीसीडिंग 31 मार्च, और उसको कंपेयर करेंगे डेट ऑफ रीपेमेंट से। जो भी अर्लियर होगा वो एंडिंग पॉइंट बन जाएगा। स्टार्टिंग पॉइंट तो फिक्स है, डेट ऑफ लोन टेकन। एंडिंग पॉइंट दो होंगे, दो में से भी कौन सा होगा फाइनल, कौन सा करेंगे, दोनों में से जो अर्लियर होगा वहां पर हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड फ्रीज हो जाएगा। उसके बाद से, उसका बाद क्या, तो ये करंट ईयर का इंटरेस्ट कब से शुरू होगा? फ्रॉम द ईयर इन विच प्रॉपर्टीज एक्वायर्ड और कंस्ट्रक्टेड एंड subsequent years also up till the loan is outstanding। तो करंट ईयर का इंटरेस्ट कब तक लगता रहेगा? जब तक लोन आउटस्टैंडिंग रहेगा तब तक लगता रहेगा। और डिडक्शन ऑफ करंट ईयर इंटरेस्ट शैल बी अलाउड इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। आसान लैंग्वेज में बोलूं तो रेस्पेक्टिव ईयर का इंटरेस्ट रेस्पेक्टिव ईयर में डिडक्शन मिलेगा। और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का तो 5 किस्तों में मिलता है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब क्लेम कर सकते हैं? जिस ईयर में परचेस या कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है। ठीक है, प्रोविजन इतना ही है। अब इसको हम थोड़ा एग्जाम्पल से, क्वेश्चन से क्लियर करने की कोशिश करते हैं। मैं एक क्वेश्चन को बेस मान के चलूंगा, कराऊंगा एक ही क्वेश्चन, बट उसमें एक एक डेट चेंज करता जाऊंगा। कभी मैं लोन रिपे करने की डेट चेंज कर दूंगा, कभी मैं कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन की डेट चेंज कर दूंगा। फिर मतलब एक बेस क्वेश्चन उठाऊंगा, वो कंप्लीट करने के बाद मैं उसकी एक एक डेट चेंज करूंगा, और वो डेट चेंज होने का इफेक्ट क्या पड़ता है वो देखते हैं। तैयार है? शुरू करें? चलिए आ जाइए क्वेश्चन बैंक में। क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 ढंग से समझना। कंप्यूट इंटरेस्ट अंडर हाउस प्रॉपर्टी हेड फॉर मिस्टर एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। सिर्फ आपको लोन वगैरह के इंफॉर्मेशन दे रखी है, आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना है। लोन का अमाउंट है 10 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% पर एनम, डेट ऑफ लोन टेकन है 1 अप्रैल 2021। आपका परचेस कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन, देखो कई बार क्या होता है क्वेश्चन में आपको कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की भी डेट दे रखी होती है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन की भी डेट दे रखी होती है। आपको स्टार्ट डेट को इग्नोर करना है। हमेशा कंस्ट्रक्शन स्टार्ट डेट, कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन डेट में से इंपॉर्टेंट कौन है? कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन डेट। तो कंस्ट्रक्शन इस डेट को कंप्लीट हुआ, या प्रॉपर्टी डायरेक्ट बनी बनाई परचेस कर ली, या तो परचेस कर लिया या कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, और लोन के रीपेमेंट की डेट दे रखी है 30/6/2027। ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अब कैसे कैलकुलेशन करूं? मेरे को प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड और करंट ईयर का इंटरेस्ट अलग अलग कैलकुलेट करना है। टोटल इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा। पहला पार्ट पीसीपीआई, पार्ट 2 करंट ईयर इंटरेस्ट। तो शुरू करता हूं। डेट ऑफ लोन टेकन क्या है? कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन की डेट क्या है? 18/8/2023। और डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन क्या है? डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन, देखो प्रैक्टिकल लाइफ में तो पता नहीं होता है कि मैं 2027 में रीपे करूंगा। पता होता है क्या इतना एक्यूरेट इंफॉर्मेशन? आज 23-24 चल रहा है, मेरे को क्या पता मैं 2027 में लोन रीपे करूंगा। ठीक है, तो प्रैक्टिकल लाइफ में तो इतनी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती नहीं है। खैर, अभी जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, मेरे को एक बात बताओ, क्या इन दो डेट्स का कंपैरिजन करूं? क्या इन दो का नहीं करना है।
इसका इमीडिएटली प्रीसीडिंग 31 मार्च 31/3/2023 कंपैरिजन इसका करना है। तो स्टार्टिंग पॉइंट तो ये हो गया, एंडिंग पॉइंट इन दोनों में से क्या होगा, दोनों में से जो भी अर्लियर है। तो एंडिंग पॉइंट हुआ मेरा 31/3/2023। सबसे पहले यही काम है, मैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड डिटरमाइन कर लूं। हो गया डिटरमाइन, 1 अप्रैल 21 से लेकर 31/3/2023। तो मुझे लगता है ये शायद 2 साल हुए। बताइए 2 साल हुए कि नहीं? फाइनेंशियल 2 फाइनेंशियल ईयर्स हुए, 21-22 और 22-23। अब मुझे लोन का अमाउंट दे रखा है, मुझे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड जो 2 साल है उसका इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना है। तो 10 लाख लोन अमाउंट, इसका 12% इंटू 2 साल कर दूं क्या? इंटू 2 ईयर्स, कितना आया? 2,40,000, 2,40,000 आया। ठीक है, ये 2 साल का है। प्रोविजन क्या है? कितने भी साल का हो, 5 ईयरली इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में लागू होगा। तो 5 किस्तें बनाऊं इसकी, तो मैं इसको डिवाइड बाय 5 करता हूं। एक किस्त कितनी होगी? 48,000। तो मतलब 5 साल तक 48,000, 48,000, 48,000, 48,000 ऐसे होगा। पहली इंस्टॉलमेंट्स, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब से अलग होगी? जिस ईयर में परचेस कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है, जिस ईयर में परचेस कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है, वो डेट क्या है बोलो? परचेस कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन की डेट क्या है? 18 अगस्त 2023। ये जिस ईयर में फॉल करती है उस ईयर से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का डिडक्शन मिलेगा। तो लिखना शुरू करें हम कि प्रीवियस ईयर कौन सा, ये किस डेट में, किस ईयर में फॉल करती है? 23-24। तो प्रीवियस ईयर 2023-24 में पहली किस्त का डिडक्शन मिल जाएगा। तो प्रीवियस ईयर 24-25 में दूसरी किस्त, 25-26 तीसरी किस्त, 26-27 चौथी किस्त, 27-28 पांचवी किस्त। बट मैंने अपने प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड को फ्रीज कहां किया, रोका कहां तक? बताओ, इस डेट तक रोक दिया ना। बट इस डेट के बाद इंटरेस्ट लगना बंद हो गया क्या? इस डेट के बाद इंटरेस्ट लगना बंद नहीं हुआ है। तो जहां पीसीपीआई एंड होता है वहीं से शुरू होता है करंट ईयर इंटरेस्ट। तो मेरे को बताओ, इस डेट के बाद से 1 अप्रैल 2023, 1 अप्रैल 2023 से मेरा करंट ईयर का इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो मेरा था पीसीपीआई। तो करंट ईयर 23-24 में क्या मेरे को करंट ईयर इंटरेस्ट भी लगेगा? कितना लगेगा? लोन अमाउंट 10 लाख, इसका इंटरेस्ट रेट 12%। क्या पूरे साल लोन आउटस्टैंडिंग था? था। तो ये हुआ मेरा 1,20,000। तो मेरे को मतलब 23-24 में पीसीपीआई की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट प्लस 23-24 का करंट ईयर का इंटरेस्ट अलग होगा। तो मतलब 23-24 में मेरे को टोटल इंटरेस्ट कितना अलग होगा? 168। वैसे बात तो यहीं खत्म हो गई। अगले साल की अगले साल सोचेंगे जब अगला प्रीवियस ईयर आएगा। ठीक है, वैसे बात यहां खत्म हो गई। लेकिन कहानी को और आगे बढ़ाते हैं, कारण हमें लोन रीपे करने की भी डेट तो दे रखी है।
लोन रिपे कब हुआ है? 30 जून 2027 को। तो बताइए 24-25 में 24-25 में करंट ईयर का इंटरेस्ट और भी लगेगा क्या? कितना लगेगा? 1,20,000। तो कहने का मतलब 23 चॉइस जब प्रीवियस ईयर आएगा तो 23 चॉइस में मेरे को इंटरेस्ट का डिडक्शन सेम मिलेगा 1,68,000। 25-26 लोन के रीपेमेंट की डेट ध्यान रखना, वो किस ईयर में फॉल कर रही है। लोन के रीपेमेंट की डेट ये है, ये डेट किस ईयर में फॉल कर रही है? इस ईयर में आपके लोन रिपे हुआ 27-28, हाँ तो यही तो है, यही ईयर है ना जिसमें लोन रिपे हुआ। 3 महीने के लिए आउटस्टैंडिंग था ना इस ईयर में, तो 30 जून को रिपे हो गया। फाइनेंशियल ईयर सोच के चलते हैं ना, कहीं खोपड़ियां करंट ईयर का इंटरेस्ट सोच के जनवरी से कैलकुलेट कर लेते हैं। इनकम टैक्स में कहीं पे भी कैलेंडर ईयर को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है। और वैसे भी सीए मतलब अकाउंट से कनेक्टिविटी है, तो वैसे भी फाइनेंशियल ईयर ही इंपॉर्टेंस रखता है। कैलेंडर ईयर गया भाड़ में, कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो इस साल में 3 महीने इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग रहेगा। इसका मतलब इस ईयर में भी करंट ईयर का इंटरेस्ट कितना रहेगा? 1,20,000। इस ईयर में भी 1,20,000। इस ईयर में चेंज हो जाएगा, 3 महीने का ही इंटरेस्ट बनेगा। तो 12% इंटू 3/12 कितना बनेगा? 30,000। इसका मतलब 27-28 में 27-28 में मेरे को पीसीपीआई की 5वीं किस्त और करंट ईयर का इंटरेस्ट 30,000 अलाउ होगा। कितना अलाउ हुआ टोटल? 48,000 प्लस 38,000 कितना? 78,000। और बाकी सारे ईयर्स में सेम। बताओ इसके बाद कभी लगेगा क्या करंट ईयर इंटरेस्ट? नहीं, लोन ही रिपे हो गया तो करंट ईयर का इंटरेस्ट लगना नहीं है। ठीक है, ये हमारा बेस क्वेश्चन था। अब चेंज करते थोड़ा थोड़ा। हम देखते हैं एक डेट चेंज करने से हमारा पूरा क्वेश्चन हिल जाएगा, पूरे नज़ारे बदल जाएंगे। तो ये बेस क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया कैलकुलेट। इसी को ही ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन नंबर 8 और सारा क्वेश्चन नंबर 7 से कॉपी पेस्ट किया। सिर्फ मैंने एक डेट चेंज की जो बोल्ड करके दे रखी है। मैंने लोन रिपे करने की डेट चेंज कर ली। लोन रिपे करने की डेट चेंज। तो बताइए अब इस क्वेश्चन में क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन की डेट तो बदली नहीं है, उससे इमीडिएटली प्रीसीडिंग 31 मार्च। लोन रिपे होने की डेट बदली क्या? लोन रिपे होने की डेट अब क्या हो गई? 28 फरवरी 2023। तो 28 फरवरी 2023। अब मेरे को बताओ इन दोनों में से अर्लियर क्या? 28 फरवरी 2023। तो यहां मैं अपडेट करूं इसको, मेरा पीसीपीआई अब कब तक चलेगा? एंडिंग पॉइंट क्या? 28 फरवरी 2023। तो मेरा पीसीपीआई ये हुआ। तो क्या मेरा पीसीपीआई 1 साल 11 महीने का हो गया क्या? तो कैलकुलेशन वाइज अमाउंट बदल जाएगा बस। 1 साल 11 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना आसान बात है ना। ठीक है, तो समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। बताओ अमाउंट कैसे कैलकुलेट करोगे इंटरेस्ट का? ये 1 साल का इंटरेस्ट
ये 11 महीने का इंटरेस्ट, आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? पहले 240 आ रहा था, अभी क्या हो जाएगा? 230 हो जाएगा। बाकी की कहानी तो सेम है, डिवाइड बाय 5 कर दूं 5 किस्तें बनाने के लिए। पहले एक किस्त आ रही थी 48,000 की, अब 46,000 की आएगी। बट पहली किस्त की छूट कब से मिलेगी? जब परचेस कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, वो फर्स्ट ईयर होगा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का। तो परचेस कंस्ट्रक्शन की डेट तो वही है ना, 18 अगस्त 2023। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का डिडक्शन कब से मिलेगा? 23/24 से। ठीक है, तो 23/24 से मिला फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का डिडक्शन। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, आपका पीसीपीआई कहां तक फ्रीज हो गया, कहां तक रुक गया इस डेट तक? क्या आपने लोन ही रिपे कर दिया क्या? अरे लोन रिपे होने के बाद करंट ईयर का इंटरेस्ट लगेगा क्या? तो ये केस ऐसा हुआ जहां पर सिर्फ पीसीपीआई की 5 किस्तें बनेंगी, लोन ही रिपे हो गया, तो करंट ईयर का इंटरेस्ट कहां से बनेगा? बनेगा ही नहीं। तो कमेंट हम लिख देंगे कि इस केस में करंट ईयर का इंटरेस्ट नहीं होगा, सिर्फ पीसीपीआई की 5 किस्तें होंगी। और पहली किस्त कब से अलग होगी? जब परचेस कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, मतलब 23/24 से पहली किस्त की छूट मिलेगी हर साल 46,000, और करंट ईयर इंटरेस्ट तो होगा ही नहीं, टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, अब थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और चेंज करते हैं। अगर या कल डिस्कस करें, थक गए क्या? चलिए कल करते हैं, आज का तो क्लियर है, प्रोविजन क्लियर होना चाहिए, उसको हम बस डेट बदल बदल के वेरिएशन चेक करेंगे।